हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सीरीज सबको मालूम चलिए कि फिजिक्स का मैंने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, केमिस्ट्री का भी करा दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले जाओ, पहले फिजिक्स का भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लो, केमिस्ट्री का देख लो, ये आप लोगों का बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का कोई भी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बताता है, इसलिए नहीं बताता है क्योंकि बहुत उसको लिखना पड़ता है। लेकिन मैं जब तक हूं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं। इस बार हमने वादा किया है आप लोगों से कि 95% आप लोगों का आना है तो 100% आएगा, चाहे मुझे जितना भी क्यों ना लिखना पड़े। बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं सभी आज की वीडियो में होगा, सभी, चाहे वो चीज जितना बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ठीक है, मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और इसको याद करना है कि ताकि आप लोगों का अच्छा नंबर आ पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा तो वही प्रश्न करने वाले हैं, उससे बाहर तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इन दोनों को देखने के बाद तब बायोलॉजी के देखो। तो चलिए, आज ये लास्ट आएगा, इसके बाद पूरा का पूरा साइंस खत्म, बस न्यूमेरिकल बच जाएगा, न्यूमेरिकल करा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन करना है। अब ये आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देखेंगे हम लोग कि श्वसन तंत्र की संरचना और उसका वर्णन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मनुष्य के श्वसनांग, जिसे हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। अब मनुष्य के श्वसन तंत्र क्या होता है उसके देखेंगे। मनुष्य में फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र होता है, फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र होता है। अतः प्रमुख अंग श्वसनांग 2 फेफड़े होते हैं, मतलब उसमें 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, श्वसन में इसकी वृषीय पिंजर के अंदर स्थिति के कारण अनेक सहायक अंग भी महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से इसके अंदर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का नाक आएगा। ठीक है, नाक से ही तो हम लोग श्वसन तंत्र लेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में पहला तो आप लोगों का नासिका आएगा, जिसे नासिका एवं नासा मार्ग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखोगे, पहली हेडिंग यही रहेगी आपकी, नासिका एवं नासा मार्ग। लिखोगे कि चेहरे पर स्थित नासिका बाहर 2 वाय नासा छिद्रों के द्वारा खुलती है। आपकी नाकों में 2 छिद्र होते हैं ना, तो वही कह रहा है कि 2 नासों द्वारा छिद्रों में खुलती है। ठीक है, कह रहा है कि नासा गुहा अंदर की ओर एक नासा पर के द्वारा दाएं तथा बाएं 2 भागों में बटी होती है। कह रहा है कि नासा गुहा अंदर की ओर एक नासा पर 2, एक दाएं की तरफ एक बाएं की तरफ 2 भागों में बटी होती है। नासा गुहा अंदर एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती है, अंदर टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती है। यह मार्ग टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है। ठीक है, और श्लेष्मा, जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, तो श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है। एक तो अस्थियों से बना होता है और एक श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है। नासा मार्ग में इसी कारण एक चिकना पतला तरल श्लेष्मक झिल्ली से स्रावित होता रहता है। नासा मार्ग मुख गुहा के ऊपर उपस्थित तालु, जिसे कठोर व मुलायम होता है, उसके ऊपर स्थित होता है तथा काफी भीतर ग्रासनी में जाके वो क्या होता है, खुलता है। ठीक है, कहाँ खुलता है, जाके ग्रासनी में खुलता है। तो ये तो पहला पॉइंट आपका रहा कि नासिका एवं नासा मार्ग। ठीक है, उसके नीचे आप लोगों का आता है कंठ। ठीक है, नाक से नीचे जैसे ग्रासनली होते हैं, आप नीचे आओगे तो आपका कंठ आता है, जिसे हम लोग को स्वर तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्वर यंत्र होता है उसे कंठ भी बोला जाता है। तो फिर हेडिंग डालोगे दूसरा, कंठ या स्वर यंत्र, और उसमें लिखोगे कि ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे घाटी कंठ द्वार या ग्लॉटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको ढकते हुए उपस्थित का बना एक घाटी डापन होता है, जो भोजन के निगलते समय घाटी को बंद कर देता है। जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो एक आप लोगों को घाटी नुमा आकृति पाई जाती है। जैसे आप लोग भोजन अंदर जाता है तो घाटी श्वास नली को बंद कर देता है, जब श्वास लोगे तो वो जो खाना जाता है उसको ढक लेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कंठ या स्वर यंत्र। ठीक है, तो ये दूसरी हेडिंग थी जो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके नीचे आप लोगों का आता है श्वास नली। ठीक है, जिसे श्वास नाल भी कहते हैं, ट्रेकिया।
अब उसको देखने वाले हैं। देखो दीर्घ उत्तरी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप ही आप लिखोगे तभी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब श्वास नाल क्या होता है कि घाटी द्वार से संबंधित इसके पीछे गर्दन में, ठीक है, गर्दन में सामने की ओर स्थित यह कम से कम 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है। सीने में पहुंचकर यह 2 छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम श्वसनियां कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में चली जाती है और विभिन्न शाखाओं दर शाखाओं में बढ़ जाती है। श्वास नली की भित्ति में 16 से 20 तक उपस्थितियों के अधूरे छल्ले होते हैं। ये छल्ले सी आकार की आकृति के होते हैं तथा पीछे की ओर अधूरे होते हैं। ऐसे छल्ले श्वसनियों में भी होते हैं। संपूर्ण नलियों में भीतर श्लेष्मिक कला होती है जो श्लेष्मक उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का श्वासनाल में इतना लिखना है। देखिए मैं आप लोगों को जैसे पूरा लिखा उस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ। आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ोगे, अपने तरीके से याद करना, अपने तरीके से एग्जाम में जाके लिखना है, ठीक है। बस पॉइंट आप याद कर लो कि श्वासनाल में क्या चीज आता है, ठीक है। तो श्वासनाल के बाद अब क्या आता है आप लोगों का फेफड़ा। अब फेफड़ा देखेंगे। अब चौथी हेडिंग आप डालोगे फेफड़े या फुफ्फुस, जिसे लंग्स कहते हैं। देखो फेफड़ा क्या होता है कि संख्या में, जो फेफड़ा संख्या में 2 फेफड़े हमारे प्रधान श्वसनांग है, मतलब कि हमारे अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं और यह वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कत्थई स्लेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली एवं दोहरी झिल्ली से बनी एक फुफ्फुस गुहा होती है और इसमें एक लसदार तरल भरा होता है। झिल्लियों को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है और यह गुहा तथा इसका तरल फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। वक्ष गुहा में इन दोनों फेफड़ों और उनकी गुहाओं के मध्य केवल एक संकरा स्थान होता है जिसमें श्वासनाल और श्वसनिया और ग्रास नली, हृदय आदि के अंग रहते हैं। तो यह आप लोगों का था फेफड़ा या फुफ्फुस के बारे में। तो देखिए हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है। इसको जैसे आप नोट करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने तरीके से सेट कर लोगे दिमाग में कि फेफड़े में मुझे कौन सी पॉइंट एग्जाम में लिखना है। देखिए लिखना तो पूरा प्रयोग का है, ठीक है, क्योंकि श्वास नली में ये सारे स्टेप आते हैं तो लिखना तो सब कुछ हेडिंग पड़ेगी आपको। अब उसमें कैसे लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट्स आप याद करके जाओगे, किस तरीके से लिखोगे। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे, फेफड़े तक। फेफड़े के बाद तब लास्ट में आता है आप लोगों का तंतुपट। क्या होता है तंतुपट, जिसे हम लोग वक्षीय कटहरा तथा अन्य पेशियां भी कहते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट हेडिंग है, इसमें लिखोगे कि वक्षीय गुहा के नीचे उदर गुहा से अलग करने वाला तंतु पर ऊपर नीचे होकर वक्षीय गुहा को घटता बढ़ाता रहता है और श्वास लेने की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। वक्षीय कटहरा वक्ष गुहा को बनाता है। यह मुख्य रूप से पीठ की ओर कशेरुक दंड, सामने की ओर स्टर्नम तथा सामने से पीठ तक स्थित पसलियों से बनता है। पसलियों के बीच बीच में कुछ विशेष मांसपेशियां होती हैं जो पसलियों के स्थान बदलकर वक्षीय गुहा को घटाती बढ़ाती हैं और सांस लेने की क्रिया में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अब जाकर ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया, समझ लीजिए। इसीलिए कोई आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इतना वो लिख ही नहीं पाता है, इतना लिख के इतना बोल ही नहीं पाएगा उतना, ठीक है। लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में और इसलिए मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों को लिखा के बता रहा हूँ। अब इसको नोट करना, 1-2 बार घर पे पढ़ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 13 में, 15 में, 18 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अब इसका नामांकित चित्र बनाना है, तो देखिए चित्र में नहीं बनाया हूँ, चित्र आप लोगों को होमवर्क में है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे उत्सर्जन। उत्सर्जन में लिखोगे कि शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थ का शरीर में क्या उपयोग होगा, कुछ नहीं होगा। कभी कभी तो यह अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले न होने पर अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते हैं।
अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन तो बहुत सिंपल टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने खाना खाया है तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा उत्सर्जन के माध्यम से, अन्यथा वो अगर नहीं लैट्रिन वगैरह करते हो तो धीरे धीरे विषैला हो जाएगा और अत्यधिक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर एडिनल के प्रमुख उत्सर्जीय अंग कौन कौन से उत्सर्जीय अंग है हमारे शरीर में? तो देखो, मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जीय अंग एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क मतलब कि एक जोड़ी तो किडनी हो गया, एक जोड़ी किडनी मतलब वृक्क मतलब किडनी होते हैं। वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य में यकृत होता है, त्वचा होता है, फेफड़ा और आंत भी उत्सर्जन का मदद करती हैं। ठीक है, तो ये सभी उत्सर्जीय अंग तक कहलाते हैं। यहाँ पे चित्र हमने लिखा है, यहाँ पे ईमानदारी से आप लोगों को चित्र बनाना है, क्योंकि एग्जाम में चित्र पे नंबर मिलेंगे। जब तक चित्र नहीं बनाओगे तो आधे नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र का आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि पौधों तथा जंतुओं के अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया था। अलैंगिक और लैंगिक जनन से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। यहाँ पे अंतर पूछा है तो एक साइड हम लोग अलैंगिक जनन हेडिंग डालेंगे और एक साइड लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट लिखेंगे कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में जो होता है वो एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें तो संतान की उत्पत्ति के लिए प्राय 2 जनकों का होना आवश्यक होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी जो विभाजन और समसूत्री विभाजन ही होते हैं, इसमें युग्मों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ क्या होते हैं? एक समी विभाजन, एक सम सूत्री विभाजन होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें युग्मों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें जो युग्म के निर्माण होंगे उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अगर तीसरा बात करें तो देखिए निषेचन नहीं होता है इसमें। किसमें? अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मकों को संलयन, जिससे प्राय निषेचन कहते हैं, उसमें निषेचन होता है लैंगिक जनन में। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर लिखोगे कि इसमें नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुण वाले होते हैं, लेकिन इसमें संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है और उसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए हमने अंतर यहाँ पे बता दिया, इधर लैंगिक जनन का, इधर अलैंगिक जनन का। ठीक है, 4 अंतर हमने बताया और 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 2015, 17, 19, 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था कि परागण की परिभाषा लिखिए, परागण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये एग्जाम में 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, समझ लीजिए। अब 6 नंबर एग्जामिनर आपको फ्री में तो देगा नहीं, अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा ही आप लोगों को 6 नंबर के लिए, और ज्यादा बड़ा इसका आंसर होगा। कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे कि परागण होता क्या है। देखिए परागण ये होता है कि एक पुष्प के परागण जब उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। और परागण देखिए 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। अब जानेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। देखिए स्वपरागण का मतलब ये चीज होता है कि जब किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है, तब यह परागण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। जैसे मटर एक स्वपरागित पुष्प होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का स्वपरागण था। एक होता है पर परागण, तो अब हेडिंग डालोगे पर परागण। देखो पर परागण ये होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना क्या होती है? भिन्न होती है, के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं, तो इसे परागण कहते हैं। पौधों में परागकण कीटों द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा एवं जंतु द्वारा होता है। तो देखिए स्वपरागण और परपरागण भी समझ आ गया। अब हेडिंग डालोगे कीटों द्वारा परागण, उसी में अगली हेडिंग रहेगी आपकी पहली, कीटों द्वारा परागण कैसे होता है। तो देखो इसके लिए विशेष युक्तियां, जैसे पुष्पों में रंग, सुगंध, मकरकंद आदि की उपस्थित कीटों को आकर्षित करने के लिए अपनी जाती है। ठीक है, कीट जो होते हैं वो परागित पुष्प
बड़े ही आकर्षक व सड़कीले होते हैं। इस पुष्पों के वर्तिकाग्र प्राय क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के अगर तौर पे हम बात करें कीटों द्वारा परागण में क्या होता है, तो उदाहरण में जैसे अंजीर हुआ, गुलर हुआ, पीपल हुआ, आंख हुआ, सेल्विया हुआ आदि में, इसमें क्या होते हैं आपके, तो ये कीटों द्वारा परागण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है वायु परागण, कि वायु के द्वारा परागण कैसे होता है। तो देखिए अनेक पौधे में वायु द्वारा परागण होता है, बहुत सारे पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती हैं, जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूह में लगे होते हैं। देखिए पुष्पों में सुगंध, एक मकरंद और रंग का अभाव होता है, जो कि वर्तिकाग्र खुरदरे होते हैं। परागण हल्के और शुष्क होते हैं, जैसे में गेहूं हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, चीड़ आदि। ठीक है, तो ये सब वायु के द्वारा परागण होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो आप लोग बस नोट करते चलो और इसको नोट्स बनाते चलो, एक दो बार घर पे पढ़ोगे एग्जाम टाइम तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा है कि जल द्वारा परागण। देखो जल द्वारा परागण कैसे होता है, तो जल में उगने वाले पौधे में जिनके पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं, जैसे कमल हुआ है आपका, ठीक है, लिखोगे जैसे कमल, जल, लिली आदि में कीट परागण होता है, और जल निमग्न पौधों में जल परागण होता है। जल परागण के लिए पुष्पों, परागकणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं, और परागण हल्के होते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, इतना होता है कि यह जल में उसी स्तर पर तैर सके जिस स्तर पर यह मादा पुष्प के संपर्क में आ सके। अनेक पुष्प के वृत्त सीधे होकर परागणों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वेसेलिनेरिया, इलुडिया, हाइड्रिला, सिरेथिफिलम आदि, ये सब किसके हैं, तो ये सब आपके जल द्वारा परागण के हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद आता है जंतु परागण। ठीक है, आगे फिर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये लास्ट हेडिंग है आप लोगों की, जंतु परागण। देखिए जंतु परागण क्या होता है कि कुछ पौधों में परागण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है, जैसे सेमल हुआ, बिगोनिया हुआ, कदम्ब आदि में, ये सब जंतु परागण हैं। और इसके महत्व भी पूछा था, तो महत्व इसके ये होते हैं कि महत्व पहला लिखेंगे कि इसके द्वारा पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, पहला महत्व। दूसरा ये होता है कि विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पादपों में नई एवं उन्नत प्रजातियां विकसित होती हैं, और इसके द्वारा स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोध पादप विकसित होते हैं। और चौथा है कि इसके द्वारा बनने वाले बीज जो होते हैं स्वस्थ और संख्या से अधिक और अधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। तो देखिए इसका हमने महत्व भी आप लोगों को बता दिया। तो देख पा रहे हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बताइए याद होगा कभी, कभी याद नहीं हो पाएगा, उसको समझना पड़ेगा। आप लोग जैसे पूरा का पूरा एक बार नोट्स बनाओगे, एक बार पढ़ोगे, एक बार अपने तरीके से दिमाग में सेट करोगे कि ये प्रश्न आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो उस तरह आप लोग अपना तरीका अपना कर इस प्रकार लिखोगे, एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिलेंगे। याद तो होगा नहीं पूरा, ठीक है, तो आप लोगों को मेन पॉइंट आपको याद करना है एग्जाम में, लेकिन प्रश्न तो आएंगे, यही प्रश्न सब आएंगे, इसलिए मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आप लोगों को इतना लिखकर। चलिए इसको तैयार रखना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है जो कि 2016 में, 17 में, 19 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक आवृत्ति बीजी, जिसे हम लोग एजियोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है, तो एक आवृत्ति बीजी पौधे केनर जननांगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखोगे यहाँ पे कि आवृत्ति बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में उपस्थित होते हैं। पुष्प को हस्तांतरित शाखा कहते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। ठीक है, यही 4 चक्र पढ़ना है। पहला चक्र वाह्य दल। वाह्य दल में यह हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है, जो पुष्प के भीतरी चक्रों की क्या करता है, रक्षा करता है। इसके बाद दूसरा है दल। दल का कार्य क्या होता है कि यह रंगहीन होता है तथा परागकण की क्रिया के लिए कीटों को क्या करता है, यह आकर्षित करता है। और तीसरा होता है पुमंग या एंड्रीसियम, नर जननांग। ठीक है, इसकी जो प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर का जो अगला फूला हुआ भाग होता है वो आपका परागकोश होता है। ठीक है, परागकोश होता है। परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं, और परागकण में एक सूत्रीय नर केंद्रक होता है।
ठीक है। और लास्ट हेडिंग चौथी है जायांक या गैनीशियम मादा जनन अंग। ठीक है, लिखेंगे कि इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ जो भाग होता है अंडाशय होता है, जिसमें बीजांड या ओव्यूल होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। बीजांड से बीज बनता है। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें हम लोग एकलिंगी कहते हैं। ठीक है, अब जाके ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। देख पा रहे हो ना कितना बड़ा बड़ा प्रश्न है। कितना लिखने में वक्त लगा होगा आप लोग बताइए। बहुत वक्त लगा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग नोट करके 1 2 3 बार पढ़ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है कि प्रजनन क्या है। मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए प्रजनन क्या होता है, फिर इसका जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है तो चित्र आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे प्रजनन, लिखोगे कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना इसको। इसके बाद डालोगे पुष्प नर जनन तंत्र और यहां से लिखना प्रारंभ करोगे कि पुष्प के जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण तथा कई सहायक अंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज देखेंगे। वृषण क्या होता है पहले उसको देखिए। ठीक है, वृषण जो होता है कि मनुष्य में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटे गुलाबी रंग के तथा अंडाकार 2 वृषण होते हैं। और यह वृषण क्या होता है, उदर गुहा के निकट 2 छोटी छोटी थैलियों जैसी रचनाओं में वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। और वृषण कोश उदर गुहा से संरक्षण भक्षण नाल द्वारा संबंधित रहते हैं। वृषणों का जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोशों में स्थित होने का यह लाभ है कि शुक्राणु जिसे उदर गुहा के अधिक ताप से बच जाते हैं तथा वृषण कोशों के कम ताप पर इनका परिपक्वन सहज हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वृषण की जो संरचना है वो एक पेशी से युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर संयोजी उत्तक से बने पिंडकों से होती है। प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं एक ढीले संयोजित उत्तक में निलंबित होती हैं। इन नलिकाओं के अंदर जनन एथिलियम कोशिकाओं से शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, आप लोग यहां तक नोट कर दिया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालोगे इसी में। ठीक है, अभी प्रश्न थोड़ी समाप्त हुआ है, इसी में दूसरी हेडिंग डालोगे अधिवृषण या एपिडाइलिसिस। ठीक है, अधिवृषण या एपिडाइमिस ये क्या होता है कि प्रत्येक वृषण से चिपकी एक लंबी संकरी व चपड़ी संरचना होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी व अत्यधिक कुंडलित नली होती है जो वृषण की अपवाहक नलिकाओं में मिलने से क्या होती है, बनती है। इसका निचला भाग जो होता है वो लचीले तंतुओं के बने होते हैं, जैसे गुबरनेकुलम नामक गुच्छे द्वारा वृषण कोश की पिछली भित्ति से जुड़ा रहता है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो इस प्रकार के लचीले तंतु एपिडिडाइमिम के ऊपरी भाग को वक्षण नाल में होकर उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से जोड़ते हैं। इनकी जंतुओं के साथ वृषण से संबंधित धमनी शिरा तंत्रिका आदि भी वृषण नाल से होकर आती जाती है। ये सभी जो हैं संयोजी उत्तक के साथ मिलकर छड़ जैसे आकार का वृषण दंड बनाते हैं। तो अभी ये दूसरी हेडिंग है। ठीक है, 6 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा, अभी तो बहुत लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग डालोगे शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां क्या होता है कि अधिवृषण के निचले पश्च भाग से लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनियां निकलती हैं। यह पहले भक्षण नाल से होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी ओर की मूत्रवाहिनियां पर एक फंदा बनाती हैं और बाद में यह नीचे मुड़कर पास में ही स्थित शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ जाती हैं। ठीक है, यह था शुक्रवाहिनियां। अगली हेडिंग डालोगे शुक्राशय। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगा शुक्राशय क्या होता है। देखो शुक्राशय ये मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी वलित थैली के समान संरचना होती है और इनकी भित्तियां जो होती है ग्रंथिल होती हैं। इनमें एक हल्का पीला क्षारीय चिपचिपा तथा पोषक
तरल स्रावित होता है। यही तरल वीर्य का अधिकांश लगभग 60% भाग बनाता है, जिसमें शुक्राणु गति कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो शुक्राशय था। शुक्राशय के बाद आता है आपका सीसन। ठीक है, अब सीसन देखेंगे। सीसन क्या होता है कि यह पेशीय मैथुनांग है। सीसन की संरचना पेशियों एवं रुधिर कोटरों से होती है। अब हेडिंग आता है आप लोगों का सहायक ग्रंथियां। उसमें कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो निम्नलिखित प्रमुख ग्रंथियां जनन की किसी न किसी क्रिया में सहायक करने के लिए विशेष स्राव बनाती हैं। कौन कौन से? जैसे पहला है प्रोटेस्ट ग्रंथि। देखो प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है कि एक जोड़ा फ्लाक्स के आकार द्विपालित ग्रंथि मूत्राशय के मूत्रमार्ग में खुलने के स्थान से लाई जाती हैं। इससे विशेष गंध युक्त पतला तथा दूधिया तरल स्रावित होता है और यह तरल वीर्य का लगभग कितना 25% भाग बनाता है। ठीक है, ये ग्रंथि प्रोटेस्ट ग्रंथि। फिर दूसरा है काउपर ग्रंथि। अब काउपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है कि एक जोड़ा फ्लाक्स के आकार की यह ग्रंथियां मूत्र मार्ग के सीसन में प्रवेश के स्थान पर खुलती हैं और इसमें निकलने वाली स्राव श्लेष्मी तथा क्षारीय होती है और यह वीर्य के साथ मिलकर मार्ग को चिकना बनाता है तथा अम्लता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वीर्य तथा उसके कार्य क्या होते हैं। लिखेंगे कि यह पुरुष के जननांगों के परिपक्वन के बाद बनने वाला एक सफेद तरल पदार्थ है। इसी तरल पदार्थ में शुक्राणु श्लेष्मक तथा नर जननांगों में उपस्थित सहायक ग्रंथियों का स्राव होता है और यह शुक्राणुओं का पोषण करता है और यह एक तरल माध्यम का कार्य भी करता है जिसमें शुक्राणु सुरक्षित स्थानांतरित हो सके। ठीक है, अब जाके लास्ट हेडिंग बस आप लोगों की बच गई है मनुष्य में शुक्राणु। कि मनुष्य में शुक्राणु क्या होता है? तो देखो शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पुष्ट युक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में रहती है और यह नर युग्मक के वीर्य में 77 की संख्या में शुक्राणु होते हैं और यहाँ पे चित्र का निशान है और यहाँ पे चित्र आप लोगों को बना देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी हमने देखा नर जनन तंत्र। ठीक है, अब देखेंगे मादा जनन तंत्र। इन्हीं दोनों में से 100% एक प्रश्न तो बनता ही बनता है कि मनुष्य के बाद मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 15, 17, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है तो इस बार भी आएगा। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। ठीक है, तो नर जनन तंत्र अभी देखे हैं, अब मादा देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालोगे मादा जनन तंत्र, लिखोगे कि जनन की सफलता है तो स्त्री को निम्नलिखित कार्य संपन्न करना आवश्यक होता है। कौन कौन? पहला कि मादा युग्मक जिसे अंडा कोशिका निर्माण करवाना। दूसरा अंड कोशिकों को निषेचन स्थल तक ले जाना। तीसरा इनका यह है कि निषेचन के बाद भ्रूण को धारण करना तथा उसके विकास में सहायता करना। और चौथा है कि शिशु जन्म व उसका प्रारंभिक पोषण करना। ठीक है, तो यह सब कार्य होते हैं महिला को। ठीक है, नीचे लिखोगे कि मानव पोषण में भी सहायक होता है। मानव प्रजनन में एक स्त्री अधिक जिम्मेदारियों का वहन करती है और अधिक कार्य संपन्न करने के कारण मादा जनन तंत्र भी अपेक्षाकृत जटिल होता है। इन कार्यों को संपन्न करने हेतु मादा जनन तंत्र को निम्न भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग में होते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये भी दीर्घोत्तरी का ही प्रश्न है। तो पहला तो ये होता है कि प्राथमिक जनन अंग जिसे एक जोड़ा अंडाशय भी कहा जाता है। ठीक है, लिखोगे कि यह मादा जनन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जो मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण करता है और मनुष्य में 2 अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठ भाग में वृक्कों के निकट पाए जाते हैं और प्रत्येक अंडाशय की अंडाकार संरचना होती है। और मादा युग्मक के जो अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक तो अंडाशय, एक मादा लिंग और एक हार्मोन्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन निर्माण का भी कार्य करते हैं। एस्ट्रोजन बच्चियों में जो होता है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु उत्तरदायी होता है और एक स्त्री में देखिए उसके जन्म के समय से ही हजारों उपरिपक्व अंड कोशिकाएं होती हैं जो यौनारंभ के प्रारंभ होने पर, ठीक है, पुरिकाओं से घिरी अंड कोशिकाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है और बाद में अंडाशय में प्रति एक अंड कोशिका परिपक्व होती है, एक अंड कोशिका परिपक्व होती है और यह अंड कोशिका अंडोपसर्ग क्रिया में अंडाशय से क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। इसके बाद नलिका तंत्र। ठीक है, नलिका तंत्र क्या होता है कि स्त्रियों में नलिका तंत्र अंडवाहिना व फिलोपियन नलिका गर्भाशय तथा योनि से मिलकर बना होता है।
यहाँ पे आप लोगों को चित्र बनाना है जो हमने कहा था, ठीक है। तो चित्र आप लोगों को मादा जनन तंत्र का बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद लिखोगे नीचे अंडवाहिनी या फैलोमिनन नलिका क्या होती है। तो ये होता है कि प्रत्येक अंडाशय के पास एक एक अंडवाहिनी पाई जाती है। अंडवाहिनी का मुख्य कपी के अनुसार होता है, कपी के आकार का होता है। जो अंडाशय पाई अंडवाहिनी का जो मुख्य कपी के आकार का होता है तथा अंडाशय के निकट स्थित होता है। कहाँ होता है? अंडाशय के निकट स्थित होता है। और देखो अंडवाहिनी का जो कार्य होता है वो अंडोत्सर्ग में अंडाशय से मुक्त हुई एक अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाना होता है। और यह जो है फिलोपियन नलिका की गुहा पश्चमाफी उपकला से उत्तरित होती है, जो उसमें अंड कोशिका को गति में सहायक होती है। आगे लिखोगे कि मानव में जो अंड का निषेचन भी फिलोपियन नलिका के बीच होता है तथा निषेचित अंड प्रारंभिक भ्रूण के रूप में गर्भाशय तक पहुंचता है, ठीक है। अब इन डालोगे गर्भाशय और लिखोगे लास्ट हेडिंग है कि दोनों ओर की फिलोपियन नलिकाएं बीच में जुड़कर एक लचीली पेशीय थैलीनुमा नाशपाती के आकार की संरचना गर्भाशय बनाती है। गर्भाशय में ही भ्रूण की स्थापना तथा इसका पूर्ण गर्भावधि तक विकास होता है। अब जाके यह मादा जनन तंत्र खत्म हुआ। देख पा रहे हो कितना ज्यादा लिखना पड़ता है इसमें यार, ठीक है। तो कितना आदमी लिखेगा, कितना आदमी समझाएगा, लेकिन हालांकि इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना और याद कर लेना किसी तरह इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। प्रश्न तो बनता है, हमेशा बनता है। 15, 17, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है। एक साइड आप डीएनए डालोगे, एक साइड आप आरएनए डालोगे। डीएनए में लिखोगे कि यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कौन? डीएनए। आरएनए में लिखोगे कि यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कुछ मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। इसके बाद डीएनए में लिखोगे दूसरा पॉइंट कि इसका एक अणु जो है वह द्विश्रृंखला युक्त होता है, जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। लेकिन आरएनए की बात करें तो इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है और जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं, ठीक है। और तीसरा अंतर लिख लो यहाँ पे। तीसरा अंतर यह है डीएनए में कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन पाए जाते हैं। और इसमें देखिए इसमें नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल। इसमें भी नाइट्रोजन क्षारक, इसमें भी, ठीक है। तो ये चीज तो कॉमन रहा। चौथा है कि इसमें शर्करा डी ऑक्सीराइबोस पाई जाती है। किस में? डीएनए में। और आरएनए में इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सा? तो इसमें शर्करा कौन सी? डी ऑक्सी राइबोस पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो ये चौथा अंतर हो गया। चौथा अंतर के बाद देखिए पांचवा अंतर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए पांचवा अंतर क्या है कि डीएनए की बात है, इसमें प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है। और आरएनए में क्या होता है कि इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। छठवां है कि इसमें जो संश्लेषकारी विकार डीएनए पॉलीमरेज होता है और इसमें संश्लेषकारी विकार आरएनए पॉलीमरेज होता है। और सातवां है कि यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और इसमें लिखोगे कि यह यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूध का कार्य करता है, ठीक है। बस अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डीएनए और आरएनए में अंतर हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। ये वाला प्रश्न पूछता है हमेशा कि एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको भी नोट कीजिए आप लोग। एक संकर संकरण क्या होता है कि विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को हम कहते हैं एक संकरण संकरण कहते हैं, ठीक है। एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे में लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण, ठीक है। दूसरा होता है द्विसंकर संकरण। ये क्या होता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण कहते हैं उसे। जैसे में पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के मध्य संकरण, ठीक है, दिख रहा ना। जैसे में
द्विसंकर के उदाहरण हैं, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यह बायोलॉजी का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों का समाप्त। कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए 16, 17, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना है और इसके बाद पूरा का पूरा बायोलॉजी के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। लिखेंगे कि मनुष्य की सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो मालूम है आप लोगों को। इनमें से 44 गुणसूत्र के 22 समजात जोड़े होते हैं और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसे ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता रहता है, मतलब एक दूसरे से भिन्न होता है उसमें। पुरुष में इस जोड़े में 23 जोड़े होते हैं तथा गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है और इस प्रकार यह हेट्रोसोम्स क्या कहलाते हैं, हेट्रोसोम्स हैं। इनमें से जो बड़ा यक्स होता है तथा छोटा वाई गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों गुणसूत्र भी समजात तथा यक्स प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला, पुरुष की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा प्लस यक्स वाई गुणसूत्र मिलाकर मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और स्त्री की जनन कोशिकाओं में बात करें तो 22 जोड़ा और यक्स यक्स गुणसूत्र मिलाकर मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के तथा लड़के का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इन डालोगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग है। लिखोगे कि लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। और आगे लिखोगे पहला पॉइंट में कि महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब यक्स एक्स। महिलाओं में गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं, यक्स एक्स। बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। और पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब यक्स और वाई होते हैं, यक्स और वाई होते हैं। यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा आपको, यक्स और वाई होते हैं। देखो, पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणुओं बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में तो यक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होता है, रखते हैं वो लोग। ठीक है, और चौथा है कि महिलाएं एक ही अंडापु उत्पन्न करती हैं जिसमें प्रत्येक यक्स गुणसूत्र होते हैं। और जब यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से निषेचित करता है तो यक्स यक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है। ठीक है, ये आप लोगों का 5वां पॉइंट। अब देखिए पूरे बायोलॉजी खत्म। जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट हमने बता दिया। हालांकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, मैं भी बोलते बोलते थक गया, इतने बड़े बड़े प्रश्न थे। लिखेंगे आप एक बार, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली वीडियो हमारे चैनल पे आती है हर एक सब्जेक्ट की, तो रेगुलर बने रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।